हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी में चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है कैपिटल स्ट्रक्चर। इससे पहले इसी चैप्टर से रिलेटेड यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड मैंने बाकी टॉपिक्स के वीडियो भी बनाए हैं, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, और आपका वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फिक्स कैपिटल क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ जो 3 डिसीजन लिए जाते हैं फाइनेंसिंग में वो क्या क्या हैं और उनके फैक्टर्स क्या हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको उनके लिंक यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा ताकि चैप्टर जो है आपका एक सीक्वेंस वाइज प्रिपेयर हो सके। सो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, और आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है उसे भी ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है और किस तरीके से हम एक कंपनी का फाइनेंशियल लेवरेज निकालते हैं या फिर फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन निकालते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन्वॉल्व होता है। तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताऊंगी कि किस तरीके से उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है और आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर के मीनिंग से। इट मीन्स प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस के काम को करने के लिए, ऑपरेशंस को करने के लिए हमें जो पैसा चाहिए होता है, उस पैसे में यानी उस कैपिटल में कितना प्रपोर्शन या हम कहें कितना रेशियो डेट का होता है और कितना रेशियो इक्विटी का होता है। अब डेट और रेशियो क्या होता है वो समझिए। डेट का मतलब होता है बोरोड फंड, जो आपने कहीं से लोन के वे में लिया है, चाहे डिबेंचर इशू करके लिया है, यानी कि एक तरीके का वो आपके ऊपर लोन की तरह काम करता है, तो उसे हम डेट कहते हैं। और इक्विटी का मतलब होता है जब आप शेयर्स वगैरह इशू कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू कर रहे हैं, बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, और तब आप अपनी कंपनी में पैसा जो इकट्ठा कर रहे हो, जनरेट कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इक्विटी कहते हैं। ठीक है, यहाँ मेनली वर्ड आपका सिक्योरिटीज़ नहीं है, इक्विटी हम ले रहे हैं, बिकॉज इक्विटी को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी मानते हैं इक्विटी शेयर्स को, क्योंकि इक्विटी शेयर्स हमारे एक्चुअल ओनर होते हैं और वो कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए हमने यहाँ इक्विटी लिया है, कोई और शेयर्स नहीं लिए हैं। यानी कि एक कैपिटल स्ट्रक्चर में, एक बिज़नेस का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, पैसे का जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें हमारे स्ट्रक्चर में कितना % डेट का रहे और कितना % इक्विटी का रहे, उसे हम कहेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। और आपका फॉर्मूला ये होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। अब थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच विच मैक्सिमाइजेज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, ये तो हमने बता दिया कि हमारे में डेट का % होना चाहिए, यानी डेट रेशियो होना चाहिए और इक्विटी रेशियो होना चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए। तो आपके में डेट की मात्रा कितनी हो पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में और इक्विटी की मात्रा कितनी हो, यानी रेशियो कितना हो, उसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होती रहे। अब इसका मतलब क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइज होने का मतलब है कि आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स जो शेयर अपने पास रखे हैं, जो इक्विटी शेयर्स अपने पास रखे हैं, उनकी वैल्यू, उनके दाम हमेशा इंक्रीज़ रहें, उनके जो एक शेयर की वैल्यू है वो हमेशा राइज रहे, बढ़ती जाए, घटने ना पाए। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, इससे हम क्या होगा कि उनकी वेल्थ बढ़ेगी, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी। अब बात आती है कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर यानी हमारी कंपनी का पैसा कैसे डिफाइन होगा कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो, यानी कि शेयर होल्डर के अगर शेयर्स महंगे हो रहे हैं, उनके दाम बढ़ रहे हैं, तो इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा कि अगर जो आप एक शेयर होल्डर का शेयर है, एक शेयर जो है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सपोज़ 1 शेयर है, और अगर उसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट में हम ये मानते हैं कि उनके शेयर के दाम बढ़ने पर जब वो इसको बेचेंगे या वो मार्केट में अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में बेचेंगे, तो वो महंगे दर पर बिकेंगे। ठीक है, यानी कि कंपनी के अंदर और पैसा आएगा। ठीक है, कंपनी के अंदर और पैसा आएगा, इसका मतलब क्या है कि कंपनी उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट कर पाएगी। ठीक, और साथ ही साथ इन्वेस्ट करने के बाद क्या होगा कि उससे रिटर्न भी हमें ज़्यादा आएगा। ठीक,
तो ये चीज़ क्या हो गई कि हमें रिटर्न इन रेशियो, हमें लौट कर जो पैसा आएगा वो ज़्यादा आएगा। इसलिए हम मेन फोकस करते हैं कि अगर हम इनके शेयर प्राइस को बढ़ा देते हैं तो यानी कंपनी को भी फ़ायदा होगा। या एक छोटा सा लॉजिक समझिए कि अगर आपकी गुडविल अच्छी है, इसको आप समझिए, अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो गुडविल अच्छे होने का मतलब हम क्या मानते हैं कि कंपनी के शेयर्स अच्छे दाम पे हैं, तभी उसकी गुडविल अच्छी है। गुडविल अच्छी होगी तो शेयर प्राइस राइज करेंगे, शेयर प्राइस राइज करेंगे का मतलब ये है कि कंपनी प्रॉफिट अच्छा कमा रही है, और अच्छा प्रॉफिट का मतलब हो गया इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी बहुत अच्छा दे रही है। डिविडेंड का मतलब क्या हो जाता है, जो भी वो लोग हमारे शेयर खरीदे हैं और हमें उसके बदले यानी कंपनी को पैसा दिए हैं, तो इसके बदले वो क्या रिसीव करते हैं, डिविडेंड रिसीव करते हैं। और ये डिविडेंड कैसा रहेगा आपका, अगर आप उन्हें हाई डिविडेंड दे पा रहे हो क्योंकि आपकी गुडविल अच्छी है, तो यानी हम मानते हैं कि इससे हो क्या रहा है, उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है, वो अमीर हो रहे हैं। तो इन शॉर्ट हम कहें कि हम अपना प्रॉफिट ना बढ़ा के हम किस पर ध्यान देते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ती रहे, यानी इनके शेयर प्राइसेस बढ़ते रहें, इनके इक्विटी शेयर्स की वैल्यू बढ़ती रहे, यानी डिविडेंड अच्छा मिलेगा तो और ज़्यादा गुडविल बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी तो और ज़्यादा इनके शेयर प्राइसेस राइज होंगे। तो इसलिए मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा ये होता है। अब आते हैं आपके इस डेट और इक्विटी को ठीक से समझने पर, कि हमने ये तो बता दिया कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में, यानी अगर मैं अपनी मैंने अपनी कंपनी शुरू की है और उस केस में मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैं कितना पैसा लोन पर लूँ और कितना पैसा शेयर इशू करने पर लूँ, तो इन दोनों से रिलेटेड कुछ बातें मुझे ध्यान में रखनी होंगी, और वो बातें क्या होंगी उनको हम यहाँ देखते हैं। इफ़ कंपनी इज़ यूजिंग मोर डेट, अगर सपोज़ मैं अपनी कंपनी में डेट ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, यानी मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसा इकट्ठा करना चाहती हूँ, यानी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा बनाना चाहती हूँ, डेट लेके, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेके, देन इट इन्वॉल्व लेस कॉस्ट, तो इसमें मेरा खर्चा कम होगा। लेस कॉस्ट का यहाँ मतलब है खर्चा कम होगा। अब खर्चा क्या होगा, लोन इशू करने में, या मैं कहूँ कि मुझे लोन लेने में ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, सिंपली बैंक जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल करेंगे और उसके बाद मुझे लोन का पैसा मिल जाएगा, इसमें खर्चा कम है, ठीक है। बट दे आर रिस्की, लेकिन हम डेट को रिस्की मानते हैं। क्यों रिस्की मानते हैं, क्योंकि पेमेंट ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट ऑन डेट हैज़ टू बी गिवन, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर रेगुलर पेमेंट कुछ टाइम के बाद उनको इंटरेस्ट एज एन इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर सपोज़ एग्जांपल ले लीजिए कि आपके फादर अगर कहीं से लोन ले रहे हैं बैंक से, तो एक टाइम के बाद उनको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है उस लोन अमाउंट के बराबर का मतलब यह है कि एक रेशियो फॉर्म में एक इंटरेस्ट रेट रहता है, वो उन्हें हर महीने इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यही काम कंपनी को भी करना है कि अगर मैंने अपनी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेकर अपना पैसा इकट्ठा कर रखा है, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि मुझे वहाँ रेगुलर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक रेगुलर इंटरेस्ट का मेरे ऊपर रिस्क रहेगा। सपोज़ मेरी कंपनी में इतना पैसा हो ही नहीं रहा और मैं इंटरेस्ट ना दे पा रही हूँ, तो इससे क्या होगा कि बैंक मेरे एसेट्स को ख़रीद लेगा, या कहा जाए कि वो मेरे एसेट्स को ज़ब्त कर लेगा और उनको बेचकर अपना पैसा पूरा करेगा, ठीक। एक तो ये रिस्क हुआ। दूसरा आते हैं, एंड इफ़ कंपनी फेल्स टू मीट द रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, और साथ ही साथ एक प्रिंसिपल अमाउंट भी मुझे उन्हें बाद में देनी होगी, जितना पैसा मैंने उनसे लोन पर लिया है वो लोन का पैसा मुझे उन्हें वापस देना होगा, इसे हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। तो वो प्रिंसिपल अमाउंट भी मुझे देना होगा, और अगर वो भी देने में मैं फेल हो जाती हूँ तो इससे क्या होगा, मेरी कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी, ठीक है, मेरी कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली जाएगी। क्यों, क्योंकि मैं प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं दे पा रही हूँ, मैं इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रही हूँ, कर्जा चढ़ता चला जा रहा है। तो उस केस में फिर ये क्या है, ये मेरे लिए रिस्क होगा। क्यों, क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने यहाँ डेट का रख रखा है, लोन का ले रखा है। तो इसीलिए हम डेट को ये मानते हैं कि डेट इशू करने में या डेट की व्यवस्था करने में आसानी होती है, खर्चा कम लगता है, लेकिन अगर हम देखें तो वो रिस्की ज़्यादा होता है। वहीं आ जाते हैं दूसरे पर्सपेक्टिव पे, बात करते हैं इक्विटी की। ऑन दी अदर हैंड, इफ़ कंपनी यूजेस मोर इक्विटी, अगर सपोज़ मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी ज़्यादा है, ठीक है, मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो इकट्ठा कर रखा है वो कहाँ से इकट्ठा कर रखा है, शेयर्स इशू करके इकट्ठा कर रखा है। तो उस केस में देन इट इन्वॉल्व मोर कॉस्ट लाइक फ्लोटेशन अमाउंट, तो यहाँ पे मेरा खर्चा ज़्यादा होता है। आप खुद ये समझिए कि आपको अगर आपने एक कंपनी बनाई और आपको शेयर इशू करना है या आपको लोन लेना है, ठीक है, तो ज़्यादा झंझट किस चीज़ में है, शेयर इशू करने में। लोन लेने में ज़्यादा झंझट नहीं है, शेयर इशू करने में ज़्यादा झंझट है। आपको सेबी की परमिशन, कई सारा पेपर वर्क और कई जगह फ़ीस पे करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको शेयर इशू करना पड़ेगा, उसमें लगेगा आपका बहुत सारा पैसा, ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगी।
साथ ही साथ आपको बहुत टाइम भी लगेगा, ठीक। तो इसको हम क्या मानते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा इन्वॉल्व है। पहले मैं काफ़ी कुछ पैसा खर्च करूँगी, तब जाके मुझे शेयर इशू करने को मिलेगा, और तब जाके कहीं मुझे शेयर इशू करने के बाद पैसा मिलेगा। वो भी ये गारंटी नहीं है कि जितना मैं चाहती हूँ उतना ही मिल जाएगा। हो सकता है मेरी कंपनी की गुडविल इतनी अच्छी नहीं है, मैंने शेयर इशू किए, लोग खरीदने के लिए नहीं तैयार हैं, तो उस केस में क्या है, जितना मैं चाहती थी पैसा उतना मुझे नहीं मिलेगा शेयर इशू करके। लेकिन लोन के केस में ये सब कुछ नहीं है। लोन के केस में तो जो अमाउंट मैंने कह दी, बैंक वो अमाउंट मुझे दे देगी मेरी कंपनी की हालत देखकर। तो ये चीज़ क्या हो गई कि यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। एंड अदर पेमेंट रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स, बाकी पेमेंट्स भी मुझे करनी पड़ेंगी शेयर्स इशू करने के लिए, बट दे आर लेस रिस्की। लेकिन अगर हम बात करें तो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, लेस रिस्की होते हैं, इनमें खतरा कम होता है। खतरा क्यों कम होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई लोन नहीं ले रही हूँ। समझिएगा बात को, मैं यहाँ पे कोई लोन नहीं ले रही हूँ। अगर आपने शेयर्स वगैरह पहले पढ़ रखे हैं क्लास 11th में, तो आप ये बात जानते हैं कि जो शेयर्स जिनको इशू किए जाते हैं, ये कंपलसरी नहीं होता कि उनको मैं लौट कर उनका पैसा दूँ, ठीक है। जो डिविडेंड की बात हम करते हैं कि हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें हम क्या देते हैं, कंपनी उन्हें क्या देती है, डिविडेंड देती है, और वो पेमेंट ऑफ डिविडेंड कंपलसरी नहीं होता। कंपनी को फ़ायदा होगा तो ही कंपनी डिविडेंड देती है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गई आपकी कि यहाँ पे रिस्क कम होता है, या मैं कहूँ रिस्क होता ही नहीं है। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो ही हम डिविडेंड अमाउंट देंगे, और डिविडेंड अमाउंट भी हम अपनी मर्ज़ी से देंगे। लेकिन वही चीज़ अगर मैं बात करूँ कि मैं अगर लोन ले लेती हूँ, यानी डेट इशू कर लेती हूँ, तो यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं इंटरेस्ट नहीं दूँगी, या मैं प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दूँगी, या मेरी मर्ज़ी का चलेगा, या मैं प्रॉफिट नहीं हुआ इसलिए मैं सॉरी बोल दूँगी। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मुझे इंटरेस्ट भी देना है और प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करनी है, कंपलसरीली है ये काम करना। बट शेयर्स इशू करने में ये नहीं है। तो अगर हम देखें तो दोनों ही केस में कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं, डेट इशू करने में भी और इक्विटी इशू करने में भी। डेट में मुझे खर्चा कम लगाना है लेकिन रिस्क ज़्यादा है, और इक्विटी में मुझे खर्चा ज़्यादा करना होता है और रिस्क वहाँ बहुत कम है, ठीक। तो फिर कैसे डिसाइड करें हम कैपिटल स्ट्रक्चर, तो हम क्या करते हैं, यानी कंपनीज़ क्या करती हैं, जनरली द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज टू सेटअप अ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये डिसाइड करने के लिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना रेशियो आपका डेट का हो और कितना इक्विटी का हो, इसके लिए कंपनी क्या बनाती है, फाइनेंशियल लेवरेज बनाती है, यानी फाइनेंशियल लेवरेज का यूज़ करती है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी, ठीक, कि किस तरीके से फाइनेंशियल लेवरेज स्टेटमेंट्स बनकर तैयार होती हैं, और उससे डिसाइड होता है कि कंपनी को डेट लेना चाहिए या कंपनी को शेयर इशू करने चाहिए। तो वो वहाँ मैं बताऊँगी। अब इस वीडियो में मैं आगे आपको बताती हूँ कि ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने से पहले मैं कुछ फैक्टर्स भी देखती हूँ, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ फाइनेंशियल लेवरेज मैं इसलिए बनाऊँगी क्योंकि मैं ये देखूँगी कि ऑन क्वांटिफाई वे या नंबर्स के वे में मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, फेवरेबल है या नहीं फेवरेबल है डेट इशू करना, ये मैं यहाँ देखूँगी फाइनेंशियल लेवरेज से। लेकिन अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने से पहले कुछ चीज़ों को मैं ध्यान में रखूँगी, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या हैं वो हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहला है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन का मतलब हो गया आपका कि आपकी कंपनी में कैश की पोजीशन कैसी है। अगर कंपनी में कैश अच्छा है, इनफ कैश फ्लो होता है आपकी कंपनी में, कोई दिक्कत नहीं है आपके यहाँ इनकम वगैरह आने में या जनरेट होने में, तो फिर आपको लोन लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एक ज़रिए से, एक साधन से पैसा लगातार आपकी कंपनी में फ़्लो हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप आराम से क्या दे पाएंगे, आप अपना लोन का इंटरेस्ट भी पे कर पाओगे और एट वन टाइम आप प्रिंसिपल अमाउंट भी दे पाओगे। तो ये चीज़ क्या है, अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो डेट सिक्योरिटीज़ इशू करिए, ठीक। वेयर एज अगर आपके पास कैश की कमी रहती है, शॉर्टेज ऑफ कैश है, या फिर कैश फ्लो रेगुलर वे में नहीं है, तो क्या इशू कर दीजिए, तब शेयर्स को इशू करना चाहिए, यानी इक्विटी इशू करना चाहिए। इक्विटी इशू क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमें उनको पैसा देना कोई कंपलसरी तो है नहीं, ठीक है। तो अगर मेरे पास पैसे की कमी रहेगी तो मैं सॉरी बोल दूंगी, उनको नहीं दूंगी डिविडेंड फिलहाल, ठीक। तो ये चीज़। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब है कि मैं कोई भी लोन लेने से पहले ये देखती हूँ कि क्या मेरी अर्निंग इतनी है जिससे मेरा इंटरेस्ट कवर हो जाए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, मेरी अर्निंग बिजनेस में इतनी हो रही है
कि मेरा इंटरेस्ट कवर हो जाए, मैं जो लोन लेने जा रही हूँ उसका जो इंटरेस्ट रेट है और उससे जो अमाउंट बनेगा वो सब कैलकुलेट करूँगी मैं, और तब मैं देखूँगी कि क्या मेरी अर्निंग इतनी है कि मैं लगातार इंटरेस्ट हर महीने पे कर पाऊँगी। तो ये चीज़ क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी शुड एम्प्लॉय मोर डेट। अगर मैं ये इंटरेस्ट कवर कर पा रही हूँ अपनी अर्निंग से तो मैं क्या प्रेफर करूँगी? डेट। अदरवाइज क्या प्रेफर करूँगी? इक्विटी। नेक्स्ट आते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशियो। जो हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पढ़ा उसी से थोड़ा और एक पॉइंट और जोड़ दीजिए कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो में मैं क्या देखती हूँ? केवल इंटरेस्ट ही नहीं देखते हैं, ये भी देखते हैं कि आगे चल के क्या प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे कर पाऊँगी। हर महीने इंटरेस्ट तो दे रही हूँ, ये तो देखना ही है मुझे। साथ ही साथ मैं ये भी देखने लग जाऊँ कि अगर मुझे सपोज़ 5 साल बाद इस लोन वाले अमाउंट को वापस करना है तो क्या इतनी अर्निंग मेरे पास रहेगी उस टाइम तक कि 5 साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर पाऊँ। ये मैं लोन लेने से पहले ही सब कैलकुलेट कर लूँगी। तो ये चीज़ क्या मैं देख रही हूँ? डेट सर्विस कवरेज रेशियो। दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस है। यहाँ पे मैं केवल इंटरेस्ट देखती हूँ, लेकिन यहाँ मैं इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर पाऊँगी या नहीं ये भी देखती हूँ। अगर मैं रीपे कर पाऊँगी तो मैं क्या प्रेफर करूँगी? डेट। अदरवाइज़ क्या? इक्विटी प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट आते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का सिंपल मीनिंग समझिए कि अगर मैं पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैंने पैसा कहीं किसी प्रोजेक्ट पे लगाया है और वहाँ से लौटकर मुझे जो पैसा मिल रहा है, सपोज़ मैंने अगर 10 लाख रुपीज़ कहीं लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं और उससे लौट कर मुझे 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख ये रिटर्न आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो फ़ायदा मुझे वहाँ पैसा इन्वेस्ट करने पर आ रहा है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। अगर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अगर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है रिटर्न ऑन इंटरेस्ट से, सॉरी रेट ऑन इंटरेस्ट से, तो क्या होगा? तो मेरे लिए डेट लेना फ़ायदेमंद है। दोनों को समझिएगा। सपोज़ मैंने कैलकुलेट किया कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा कितना बन रहा है, किसी प्रोजेक्ट में मैं पैसा लगा रही हूँ, वहाँ से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है? 9%। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लिया मैंने। अब इसके बाद मैं ये देख रही हूँ कि मुझ पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 5% लग रहा है बैंक की तरफ से। कोई लोन ले रही हूँ मैं और उस पर 5% इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे लिए डेट लेना फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि मेरा मुझे जो रिटर्न पैसा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 9%। मुझ पर लोन का जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना है? 5%। तो यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो मैं प्रेफर डेट करूँगी। ठीक है, तब मुझे लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहीं सपोज़ मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 4% है और मुझ पर इंटरेस्ट जो लग रहा है वो 5% है, तो ये चीज़ क्या हो गई? ये चीज़ नुकसानदायक हो गई ना। मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा और मुझे जो रिटर्न कहीं प्रोजेक्ट पे पैसा लगाने पे मिल रहा है वो मुझे कम मिल रहा है। तो इस केस में फिर मैं लोन इशू करके अपना बर्डन और नहीं बढ़ा लूँगी। मैं क्या करूँगी फिर? मैं इक्विटी इशू करूँगी, यानी कि शेयर्स वगैरह इशू करूँगी। ठीक, अब बात आती है कि मैम ये कैसे कैलकुलेट होगा? यही चीज़ कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो? आप ये फाइनेंशियल लेवरेज बनाते हो। ठीक है, इसीलिए कह रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, इसी से अटैच वीडियो है वो। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर समझना इनकम्प्लीट होगा अगर आप फाइनेंशियल लेवरेज नहीं समझोगे। ठीक, सो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब क्या हो जाता है? इफ़ कंपनी गेट बोरोड फंड एट लो इंटरेस्ट। कॉस्ट का मतलब है कि जो शेयर्स इशू जो लोन लिया जा रहा है उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व है, यानी जो खर्चा इन्वॉल्व है। अब एक लोन लेने का खर्चा क्या होता है? उसका खुद का इंटरेस्ट रेट। आप कोई भी लोन लेते हो तो उस पर इंटरेस्ट तो लगता ही है। ठीक है, ऐसे आपको मुफ्त में तो लोन मिल नहीं जाता, वो बैंक आप पर इंटरेस्ट तो लगाएगा ही। आपको ये देखना है कि अगर वो इंटरेस्ट रेट कम है, आपके अफोर्ड करने लायक इंटरेस्ट रेट है, तब आप क्या करोगे? तब आप डेट ले लोगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है ऐसा कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे? फिर आप कहेंगे लोन नहीं लेंगे हम। क्या करेंगे? आप फिर शेयर इशू कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि शेयर इशू करने का भी खर्चा होता है। ठीक है, EPS का मतलब अर्निंग पर शेयर। इफ़ अर्निंग पर शेयर इज़ इंक्रीजिंग देन डेट इज़ बेनिफिशियल। हम तब तक लोन लेते रहेंगे, हम तब तक लोन लेना हमारे लिए फ़ायदेमंद है जब तक हमारा EPS ज़्यादा है हमारे डेट से। ठीक है, हमारे लोन, या आप समझ लीजिए कि डेट इंटरेस्ट रेट समझ लीजिए, ये ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। इंटरेस्ट रेट, ठीक है, मेरे लिए तब तक लोन लेना अच्छा है, तब तक मैं लोन बोरो करती रहूँगी बैंक से
जब तक मेरा अर्निंग पर शेयर यानी मेरे हर एक शेयर का जो दाम है, अर्निंग पर शेयर जो है मेरा EPS जो है मेरा, अगर वो लगातार बढ़ रहा है और वो ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट से, तो मेरे लिए क्या है, बेनिफिशियल है लोन लेना। लेकिन जैसे ही मैं ये देखूँगी कि अर्निंग पर शेयर अब कम हो रहा है मेरा शेयर इशू करने से, पिछले साल कुछ और था अर्निंग पर शेयर और अब की बार वो घट रहा है, तो फिर अब इस साल मुझे क्या करना है, मुझे लोन नहीं लेना है। यानी कि अर्निंग पर शेयर मेरे लोन लेने से घट रही है, ठीक है। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, इक्विटी इशू कर लेंगे। वहाँ पे मैं रुक जाऊँगी कि अब नहीं, लोन नहीं ले सकते क्योंकि अब तो मेरा हर एक शेयर का दाम गिरता चला जा रहा है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, तब उस केस में शेयर इशू कर लेंगे। फिर से वही बात आती है कि ये अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कैसे होगा। तो इसके लिए अगेन नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट होना है, ठीक, इंटरेस्ट रेट कैसे आएगा और कैसे हम उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। आते हैं 7th पॉइंट को समझने में, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब हो जाता है शेयर इशू करने में जो खर्चा लगता है उसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं, जिसमें आप अलग अलग फ़ीस देते हो शेयर इशू करने पर, सेबी के परमिशन लेते हो, स्टॉक एक्सचेंज में डॉक्यूमेंटेशंस पूरी करते हैं, ब्रोकर को कमीशन देते हैं। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट, यानी शेयर इशू करने में जो खर्चा लगता है उसे हम कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, आप कोई शेयर इशू करना चाहते हो, आप लोन नहीं लेना चाहते, आप क्या करते हो, आप शेयर इशू करना चाहते हो, लेकिन शेयर इशू करने में बात यह है कि आपको बहुत खर्चा करना पड़ रहा है। अब फ़िलहाल अगर आपके पास उतना भी पैसा नहीं है, तब क्या करें आप, तब डेट प्रेफर करें, सीधे जाइए लोन ले लीजिए। क्यों, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट का भी पैसा नहीं है आपके पास। अदरवाइज़ अगर फ्लोटेशन कॉस्ट का पैसा है तो शेयर इशू कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं रिस्क कंसिडरेशन। रिस्क कंसिडरेशन का मतलब फाइनेंशियल रिस्क आर इंटरेस्ट। देखो, रिस्क कंसिडरेशन यानी मैं देखती हूँ कि मुझे कितना रिस्क हो रहा है, उसके हिसाब से मैं डिसाइड करती हूँ कि डेट इशू करूँ या इक्विटी। अब मुझे क्या क्या रिस्क हो सकता है, देखिए हर कंपनी को फाइनेंशियल रिस्क होते हैं। फाइनेंशियल रिस्क कौन कौन से होते हैं, जैसे हर कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है अगर उसने कोई लोन लिया है, ठीक है। डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ता है, कि क्रेडिटर्स को, अगर कोई क्रेडिटर से भी पैसा उधार लिया है या जितने भी आपके उधारी वगैरह चल रही है वो सब देने पड़ते हैं। ये सारे पेमेंट्स कौन होते हैं, कंपलसरी होते हैं, यानी ये पेमेंट्स आपको करने ही पड़ते हैं। अगर आपके ऊपर इन्हीं सारी पेमेंट्स का बहुत ज़्यादा बर्डन है, अभी आपने कोई लोन नहीं लिया है, कोई पुराना इंटरेस्ट वगैरह आपका चल रहा है, आपको डिविडेंड, आपने इक्विटी से ज़्यादा प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे, अब आपको उनको डिविडेंड देना पड़ रहा है, आपने कई जगह से रॉ मटेरियल उधार पे ले रखा था, उनको पैसा देना है, ये सारे खर्चे आपके पास पहले से चल रहे हैं और ये सब बहुत बड़ी अमाउंट में हैं, यानी कि आपके ऊपर ऑलरेडी फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो अब आप खुद सोचिए, क्या आप लोन लेकर एक और रिस्क बढ़ा लेंगे अपने लिए, नहीं बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ क्या है, अगर आपके पास फाइनेंशियल रिस्क ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तब आप क्या करोगे, तब आप शेयर इशू करोगे, डेट नहीं लोगे। और अगर आपके पास ये फाइनेंशियल रिस्क निल है या बहुत कम है या बियरेबल है, आपके झेलने लायक है, तब फिर आप क्या करेंगे, आप लोन ले लेंगे। नेक्स्ट आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। एक्सेस ऑफ डेट कैन रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि कैपेसिटी टू बोरो फर्दर। एक बात ये समझिएगा कि सपोज़ एक बंदा है, कोई पर्सन है, वो लगातार लोन लिए जा रहा है, ठीक है, इनसे भी लोन ले लें, उनसे भी ले लें, उनसे भी ले लें, उनसे भी ले लें, ठीक है। तो एक, अगर आपके पास भी वो बंदा आए और लोन ले कहे कि मुझे लोन दे दो, तो आपके दिमाग में आएगा, यार इसने हर जगह से पैसा ले रखा है, मैं भी इसको पैसा दे दूं और ये ना दे, भाग जाए हर जगह से, इतना ज़्यादा तो वो ऐसे ही कर्ज़ों में डूबा हुआ है, मेरा पैसा कैसे देगा, राइट। ये आपके दिमाग में आएगा, बिल्कुल आएगा। यही चीज़ क्या कहलाती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अगर कंपनी बहुत ज़्यादा लोन लेने लग जाती है तो वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देती है। फ्लेक्सिबिलिटी खो देने का मतलब होता है कंपनी की फिर वो स्थिति नहीं रहती कि वो और कहीं से ज़्यादा पैसा बोरो कर पाए। एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बैंक्स वगैरह मना करने लग जाते हैं कि नहीं, आपने तो इतने इतने लोन पहले से ले रखे हैं, अब हम आपको लोन नहीं देंगे, राइट। तो ऐसी सिचुएशन कंपनी के लिए अच्छी नहीं होती है। हमेशा कंपनी को ये काम करना चाहिए कि इतना ही लोन ले कि फर्दर कहीं लोन लेने की बात आए तो वो लोन ले सके, ठीक है। तो अपनी एक सिचुएशन को, या मैं कहूँ अपनी एक इमेज को अच्छा बनाए रखना ज़रूरी है। तो वो चीज़ क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है तो यानी कि अब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है, आपके पास अब धीरे धीरे वो कैपेसिटी नहीं है
बोरो करने की, ठीक है। तो सो टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी, इसीलिए कई कंपनियां अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करती हैं, डेट की रेशियो को कम ही रखती हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैसा डेट से नहीं लेंगे। फर्दर कभी मुझे अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आई कि मुझे लोन लेना पड़ेगा, तो फिर तो मुझे कोई बैंक लोन ही नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ मेरी कंपनी में डेट का ही चल रहा है, उधार का ही चल रहा है, लोन का ही चल रहा है, ठीक। तो इसीलिए कंपनी क्या प्रेफर करती है, फिर उस केस में वो इक्विटी प्रेफर करती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को खोना नहीं चाहती। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंट्रोल की। कंट्रोल का मतलब हो जाता है यहाँ पे, इफ़ शेयर होल्डर्स वॉन्ट कंप्लीट कंट्रोल देन दे प्रेफर मोर डेट। अगर कंपनी क्या चाहती है, कंपनी अपने पे कंट्रोल ज़्यादा रखना चाहती है। अपने पे कंट्रोल का यहाँ मतलब है, यहाँ थोड़ा दिमाग में कंपनी नहीं, दिमाग में शेयर होल्डर रखिए। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? हमारे ओनर होते हैं, ठीक है। अब ये जो ओनर हैं, अगर ये कंपनी से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते, अपना अधिकार नहीं खोना चाहते, इसको ऐसे समझिए कि सपोज़ मैं और आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हैं, ठीक है। अब सपोज़ मिस्टर एक्स एक हैं, वो भी अब नए शेयर होल्डर बन गए। तो ये चीज़ क्या हुई कि जो पावर मेरे और आपके बीच में थी, यानी जो कंट्रोल कंपनी पर मेरा और आपका था, क्योंकि हम दोनों शेयर होल्डर थे, अब मिस्टर एक्स के आ जाने से वो पावर हमें मिस्टर एक्स को भी दे देनी पड़ेगी। यानी कि अब ये पावर 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, फिर कोई और आ गया उनके बीच भी हो गई, फिर कोई और आ गया उनके। ये चीज़ क्या हुई, मेरी और आपकी पावर धीरे धीरे घटते 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 कम हो गई ना। यानी कंपनी पर मेरा और आपका कंट्रोल नहीं है, अब कई लोगों का कंट्रोल है। सो अगर शेयर होल्डर्स ये चाहते हैं कि कंपनी पर उनका कंट्रोल ना खोए, कंप्लीट कंट्रोल रहे, तो फिर वो क्या प्रेफर करते हैं, वो डेट प्रेफर करते हैं। फिर वो कहते हैं कि नहीं भाई, शेयर इशू नहीं करो, इससे तो हमारा हक जो है वो कंपनी पे कम हो जाएगा, तो क्या करो, लोन ले लो, ठीक है। तो उस केस में डेट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वहीं आते हैं, बट इफ़ द कंपनी डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ लूजिंग कंट्रोल, वहीं पर अगर शेयर होल्डर्स को कोई दिक्कत नहीं है अपने कंट्रोल को बांटने में या अपने अधिकार को बांटने में कोई दिक्कत नहीं है, तब फिर मोर इक्विटी शेयर्स यानी शेयर्स इशू करिए और तब पैसा जनरेट करिए। नेक्स्ट आते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में समझिए कि 2 वर्ड होते हैं आपके, सेबी गाइडलाइंस और मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। सेबी गाइडलाइंस क्या हो जाती हैं, शेयर इशू करने के लिए जो जो इंस्ट्रक्शंस, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस सेबी ने दे रखे हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। अगर आप इक्विटी इशू करना चाहते हैं तो उस केस में अगर सेबी गाइडलाइंस आपको अच्छी लग रही हैं, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग हैं, आप उनकी गाइडलाइन से खुश हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है पैसे से संबंधित, तब आप क्या करते हो, तब आप शेयर इशू करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस आप प्रेफर कर रहे हो, आपके लिए अच्छी हैं, ईजी हैं, ठीक। वहीं अगर मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब हो जाता है इंटरेस्ट रेट और बैंक्स की अपनी पॉलिसीज़ और आपके पूरे के पूरे आरबीआई की पॉलिसीज़, इन सबको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अगर मॉनेटरी पॉलिसी आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, आप ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो कि अरे मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा अच्छी है, तो उस केस में क्या है, आप डेट प्रेफर करोगे। यानी सिंपली मैं बोलूँ तो अगर बैंक के नियम वगैरह या रूल्स रेगुलेशंस आपको ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तो आप डेट लेना प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सेबी के रूल्स रेगुलेशंस ज़्यादा अच्छे हैं, तब आप क्या इशू करोगे, शेयर्स इशू कर लोगे। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 12 पे, स्टॉक मार्केट कंडीशन। अब स्टॉक मार्केट कंडीशन मेरे डेट और इक्विटी को अफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इक्विटी वर्ड है तो यानी कि कहीं ना कहीं हमें शेयर मार्केट में जाना पड़ेगा। अगर शेयर मार्केट में बूम पीरियड चल रहा है, यानी मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, तो उस केस में क्या मैं प्रेफर करूँगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इशू करना प्रेफर करूँगी, क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छी सिचुएशन चल रही है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, तो मैं क्या करूँगी, मैं शेयर इशू कर लूँगी। मैं जानती हूँ मैं शेयर इशू करूँगी, वो शेयर बहुत अच्छे दाम पर बिक जाएंगे। क्यों? क्योंकि बूम पीरियड चल रहा है, सारे के सारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सब बहुत ही अच्छे मूड में हैं, शेयर बहुत अच्छे दाम पर बिकेंगे, सब कुछ सही है क्योंकि बूम पीरियड चल रहा है। वहीं अगर डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है, मंदी का दौर चल रहा है स्टॉक मार्केट में, तब मैं शेयर इशू नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मंदी का दौर चल रहा है, कोई भी बंदा मेरे शेयर को ख़रीदने के लिए तैयार ही नहीं होगा, और होगा तो बहुत कम दाम पर मेरे शेयर बिकेंगे, तब मुझे वो अमाउंट ही नहीं मिलेगा जो मुझे चाहिए ना। तो इसलिए फिर मैं क्या करूँगी, तब मैं लोन लेना ज़्यादा पसंद करूँगी। और लास्ट पॉइंट आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी। बाकी कंपनीज़ के कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे हैं उनको मैं सिंपली फॉलो कर लूँ, ठीक है, जिसको मैं क्या कहती हूँ, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल नॉर्म्स। कई बार ऐसा होता है कि मैं कैपिटल स्ट्रक्चर अपनी कंपनी का डिसाइड करने के लिए मैं नई हूँ या फिर
ज़्यादा मुझे उतनी समझ नहीं है। मैं सिंपली क्या करती हूँ, इंडस्ट्रियल नॉर्म्स में जो कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखे हैं उनमें से कोई फॉलो कर लूँ। तो वो चीज़ क्या हो जाती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने किसी और कंपनी का बनाया वो अपने यहाँ फॉलो करना शुरू कर दिया, या फिर इंडस्ट्रियल नॉर्म्स में दे रखा था कैपिटल स्ट्रक्चर, वैसा का वैसा उठा के मेरी कंपनी में फॉलो होने लग गया। लेकिन इसमें भी मुझे ये ध्यान देना ज़रूरी है कि मैं बिल्कुल ब्लाइंडली कैपिटल स्ट्रक्चर ना फॉलो कर लूँ, है ना। मुझे देखना ज़रूरी है कि मेरे पास कितना पैसा है, क्या है, कितने साधन है, कितना रिस्क है, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, ये सब देखना ज़रूरी है। तब मैं इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के दिए हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को नॉर्मली फॉलो कर लूँ, जो मेरे बिज़नेस के रिस्क को बढ़ाए नहीं, यानी कम ही करे। ठीक, तो ये मैंने पूरा आज आपको पढ़ाया कि कौन कौन से कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए फैक्टर्स हैं, और साथ ही साथ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, आपको ये जितना मैंने पढ़ाया है ये समझ में आया हो। वीडियो लंबी हो गई है, बट क्योंकि हमारा टॉपिक ये बहुत लंबा था तो मैं इसको शॉर्ट में आपको नहीं समझा सकती थी, इसको अच्छे से समझाना ज़रूरी था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा फाइनेंशियल लेवरेज का, कि इस सब का हम यूज़ कैसे करते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर टॉपिक में कोई भी क्वेरी है आपकी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और अगर वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बिजनेस स्टडी और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।